तो कहानी की शुरुआत शाओ से होती है, जो हमारी फीमेल लीड होती है और वो एक पेंटिंग लेकर अपने घर में जा रही होती है ताकि वो उसे वहाँ रख सके जहाँ वो अपनी शादी के बाद अपने मंगेतर के साथ रहने वाली है। शाओ देखती है कि उसका मंगेतर जियान पहले से ही वहाँ मौजूद है। जियान शाओ को देखकर हैरानी से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। शाओ जवाब देती है कि मैं अपनी पेंटिंग रखने आई थी। वैसे तुम यहाँ कैसे? तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। इतने में ही एक लड़की अंदर से टॉवल पहनकर बाहर आती है और कहती है कि मेरा नाम जिया है। ये देखकर शाओ बिल्कुल सन्न रह जाती है। तभी जियान जल्दी से कहता है तुम कुछ गलत मत सोचना। जिया मुसीबत में थी और उसे कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैंने इसे यहाँ ले आया। तो शाओ कहती है तुम भूल कैसे सकते हो कि ये हमारा वेडिंग होम है। तो जियान जवाब देता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह रही है और ये बस एक छोटी सी बात है, इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो। शाओ कहती है कि ये छोटी बात है, तुम इतनी रात को अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अकेले रूम में थे। जियान गुस्से में आकर कहता है कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो, पहले तो तुम बहुत समझदार थी, अब तुम्हें क्या हो गया। इतने में ही जिया बीच में बोल पड़ती है प्लीज तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन जियान उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चल गया कि तुम बिना बताए विदेश से यहाँ आई हो तो वो तुम्हें सज़ा देंगे, इसीलिए तुम यहीं रुक जाओ। जिया कहती है कि ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, लेकिन तुम अपनी फियांसे को खुद ही समझा लेना। इतना कहकर वो शाओ की तरफ देखकर ऊपर रूम में चली जाती है। इसके बाद जियान शाओ से कहता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं और वो उसे ज़बरदस्ती खींचकर ले जाने लगता है। तभी शाओ की पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है और उसका शीशा टूटकर उसके पैर में लग जाता है, लेकिन जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस उसे बाहर लेकर चला जाता है और बोलता है तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। शाओ गुस्से में कहती है कि क्या समझूं मैं, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, हमारे वेडिंग हाउस में तुम किसी और लड़की के साथ थे, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उसे ब्रेकअप बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। जियान बस खड़ा होकर उसे देखता रहता है और वो बहुत ही हैरान होता है। उधर जिया आती है और उससे पूछती है कहीं मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब तो नहीं हो गया। तो जियान कहता है कि फिक्र मत करो, वो मुझसे शादी नहीं तोड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ गुस्से में आकर अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर फेंक देती है और टैक्सी लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद जिया अपने फ़ोन में एक वीडियो देखती है जिसमें वो किसी बार में एक लड़के के साथ होती है। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि किसी ने उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। उसे शक होता है कि ये सब शाओ ने ही किया होगा। गुस्से में आकर शाओ की वेडिंग ड्रेस वो निकाल लेती है और उसे कॉल करके धमकी देती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारी वेडिंग ड्रेस खराब कर दूंगी। शाओ तुरंत वहां पहुंचती है और जिया उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरी झूठी वीडियो क्यों डाली। शाओ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिया यकीन नहीं करती और ड्रेस को काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। शाओ अपनी ड्रेस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया नहीं मानती। तभी ड्रेस नीचे गिर जाती है और जिया शाओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसे उल्टा थप्पड़ मार देती है। जिया जैसे ही उसे फिर से मारने वाली होती है तभी जियान वहां आकर शाओ का हाथ पकड़ लेता है। जिया फौरन जियान से कहती है कि इसने मेरी झूठी वीडियो पोस्ट की है और मेरे बारे में गलत बातें फैलाई है। शाओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इसने मेरी दादी के कपड़े और सामान बर्बाद कर दिए हैं। जिया कहती है कि वो तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। शाओ उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। इस पर शाओ गुस्से में चिल्लाकर कहती है क्योंकि वो वेडिंग ड्रेस मेरी दादी ने बनाई थी और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। शाओ गुस्से में कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरी वेडिंग ड्रेस खराब कर दी है, तो क्या मैं चिल्लाऊं भी नहीं। इस पर जियान ताना मारते हुए कहता है पहले तुमने ही उसे उकसाया था, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। इतना सुनते ही शाओ का गुस्सा और फूट जाता है। वो झटके से उसे एक थप्पड़ मारती है और ड्रेस उठाकर कहती है कि जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना, उसका नतीजा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर जब वो देखती है तो वहाँ पर उसकी दादी की सारी चीज़ें टूटी हालत में होती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी जियान पीछे से आता है और पछताते हुए कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि जिया इतना सब कुछ कर देगी। लेकिन शाओ चीखते हुए बोलती
है कि बस अब और कुछ मत कहो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और फिर वो खुद भी वहाँ से बाहर चली जाती है। शाओ सड़क पर अकेली रोते हुए जा रही होती है, तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेन लीड होता है, जिसका नाम शॉन्ग होता है। वो तुरंत शाओ की मदद करता है और उसे उठाने लगता है। शाओ उसे अंकल कहकर पुकारती है क्योंकि वो जियान का छोटा चाचा होता है। रोते हुए शाओ कहती है कि मैं जियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। शॉन्ग उसके पैर की चोट देख लेता है और बिना देरी किए उसे अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में शाओ थोड़ा हिचकते हुए पूछती है, अगर मैंने जियान से रिश्ता तोड़ा तो आपकी फैमिली मुझसे नाराज नहीं होगी? शॉन्ग यहाँ मुस्कुराकर जवाब देता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम चाहो वही करोगी। ये सुनकर शाओ को थोड़ी राहत महसूस होती है और वो उसे थैंक यू कहती है। हॉस्पिटल में शाओ की पट्टी होती है। फिर वो शॉन्ग से पूछती है कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं जियान से रिश्ता क्यों तोड़ रही हूँ। शॉन्ग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं वजह जानने नहीं आया हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली में सिर्फ जियान ही थोड़ी है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम कभी मेरे बारे में भी सोच कर देखो। शाओ चौंकते हुए कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? शॉन्ग जवाब देती है कि क्या मैं मजाकिया लग रहा हूँ तुम्हें? अब मुझे अंकल कहना छोड़ दो और सोच समझकर मुझे अपना जवाब देना। तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। हमारी फैमिली ने उनसे वादा किया था कि तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे और वो वादा मैं निभा सकता हूँ। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो अपना जवाब लेकर आना और हाँ, जवाब रेडी रखना। इतना कहकर शॉन्ग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ के ग्रैंडपा टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जियान ने शाओ को धोखा दिया और तभी शाओ अपने ग्रैंडपा से मिलने आती है। ग्रैंडपा उसे देखते के साथ ही उससे सवाल करने लगते हैं कि न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है क्या वो सच है, और क्या तुम लोगों ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी? क्या ये बात सच है? शाओ थोड़ी चुप होती है और फिर ग्रैंडपा से कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मैं अब जियान से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर ग्रैंडपा उसका पूरा साथ देते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल सही किया तुमने, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, वैसे भी जियान ने तुम्हें धोखा दिया है। अब वो बस अपने सपनों में ही सोच सकता है कि तुम उससे शादी करोगी। फिर आगे वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी शादी शॉन्ग फैमिली में इसीलिए तय की थी ताकि तुम्हें एक सेफ फ्यूचर मिल सके जब मैं नहीं रहूँगा। तो तुम्हारे पास कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। शॉ मुस्कुरा कर कहती है, लेकिन ग्रैंडपा जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी शादी शॉन्ग फैमिली में सिर्फ जियान की शादी हो। मिस्टर शॉन्ग भी तो है जियान के अंकल। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। शाओ आगे कहती है, मिस्टर शॉन्ग ने कहा है कि उन्होंने आपसे वादा किया था कि वो मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे। ग्रैंडपा और भी ज़्यादा खुश होकर कहते हैं कि सच में वो इंसान तो अपनी हर बात का पक्का है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। दूसरी ओर हम जियान को उसके घर में देखते हैं, जहाँ उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। वो चिल्लाते हैं कि तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा था और दूसरी तरफ शाओ को धोखा भी दिया। वो बताते हैं कि अब शाओ की फैमिली बहुत नाराज़ है और शादी तोड़ना चाहती है। तभी वहाँ शॉन्ग का गार्ड आता है और कहता है कि मिस्टर शॉन्ग ने आपको बुलाया है। उधर हॉस्पिटल में शाओ अपनी फ्रेंड लिशा को कॉल करती है कि मुझे एक घर भेजना है जल्दी से जल्दी। लिशा पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली दिवालिया हो रही है या कुछ और बात? शाओ कहती है कि नहीं, मुझे अपना वेडिंग हाउस बेचना है। जियान और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलकर मेरी दादी की चीज़ें तोड़ी और मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लिसा गुस्से में कहती है, क्या उसने ऐसा किया? चिंता मत करो, मैं हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसी वक्त हॉस्पिटल में शाओ से डॉक्टर मिलने आता है और धीरे से बताता है कि उसके ग्रैंडपा की हालत अब ठीक नहीं है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, शायद 2-3 महीने, इसीलिए तुम्हें मेंटली तैयार रहना होगा। ये सुनकर शाओ बहुत ही उदास हो जाती है और सोचती है कि मॉम के जाने के बाद डैड ने मिस्ट्रेस और स्टेप मदर को घर ले आया था और तब से मेरे लिए अब मेरे ग्रैंडपा ही सब कुछ थे। दूसरी तरफ यहाँ पर जियान शॉन्ग से मिलने पहुँचता है और कहता है कि अंकल, जो बातें मेरे बारे में फैल रही है वो सच नहीं है। जिया और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो शाओ से कंफर्म कर सकते हो, वैसे भी उसके डैड लालची हैं, शादी तोड़ने की बात नहीं मानेंगे। शॉन्ग गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि ओ, तुम उस लड़की को अपनी सफाई में बुलाकर यूज करना चाहते हो, उसे बुली करना चाहते हो। जियान कहता है कि नहीं अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। शॉन्ग फिर गुस्से में कहता है कि तुमने हमारी फैमिली की इज्जत खराब करके रख दी है, अब तुम चुपचाप घर पर बैठो, इस मामले को अब मैं संभालूंगा, कोई बहस नहीं। जियान मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शॉन्ग को शाओ का कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो मिलने का समय और जगह तय करती है। जब दोनों मिलते हैं तो शाओ कहती है कि सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। शॉन्ग
शॉन्ग मुस्कुराता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी आ गया। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है तो तुम अब क्या पूछना चाहती हो। शाओ थोड़ी गंभीर होकर कहती है, क्या इस शादी को तोड़ने का कोई और तरीका है? क्या तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा कोई और हल है? शॉन्ग कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो थोड़ा हंसकर कहता है, वैसे मेरी वाइफ बनना बहुत आसान है। शाओ तुरंत जवाब देती है, लेकिन मेरा हस्बैंड बनना इतना भी आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की कोई पहली मोहब्बत या कोई एक्स या कोई उसका क्रश या बचपन की स्वीट हार्ट ना हो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आपको ये शर्तें ज़्यादा नहीं लगी होंगी। सॉन्ग मुस्कुराकर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो मामूली सी शर्तें हैं। शाओ कहती है, लेकिन मैं शादी के बाद काफ़ी बिजी रहूंगी। सॉन्ग जवाब देता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ हमेशा सबसे पहले होगी, उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शाओ मुस्कुराकर कहती है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सॉन्ग हैरान रह जाता है कि तुम सच में हाँ कह रही हो। शाओ सर हिलाकर कहती है कि हाँ। सॉन्ग खुशी से पूछता है, तो फिर क्यों ना हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले आए। शाओ यहाँ पर अपना आईडी दिखाती है कि बिल्कुल, हमें वेडिंग सेरेमनी की जरूरत नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि गेनपा को मैं दिखा सकूँ कि मेरी शादी हो गई है। फिर शाओ थोड़ी भावुक होकर कहती है, कहीं तुम्हें मुझसे शादी करके कुछ पछतावा तो नहीं होगा। सॉन्ग उसे देखता है और कहता है कि नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। तो फिर शॉ भी कहती है कि मुझे भी कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद दोनों कोर्ट पहुंचते हैं ताकि अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सके। जब तक वो लोग वेट कर रहे होते हैं, शाओ शॉन्ग को हेयर पिन गिफ्ट करता है। उधर जब जियन को जैसी इनकी शादी की खबर लगती है, जियन को बहुत ही गुस्सा आता है। तब उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी की है, तो ये सब तो होना ही था। बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे अंकल अभी भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। अब ध्यान रखना कि शाओ अब तुम्हारी आंटी बन चुकी है, तो उनसे सम्मान से पेश आना। और मिस्टर शॉन्ग से बिना वजह उलझने की जरूरत नहीं है। जियन को मजबूरन अपने डैड की बात माननी पड़ती है। उसकी माँ भी उसे समझाने लगती है कि अब और कोई गलत कदम मत उठाना। और इसी बीच जियन को जिया का कॉल आता है, जिसमें वो रोते हुए बताती है कि उसके डैड उसे बहुत डांट रहे हैं। वो चाहती है कि जियन आकर उसकी मदद करे, तो जियन बिना वक्त गवाए घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर शाओ और शॉन्ग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं और अब वो दोनों गेनपा से मिलने जाते हैं। शाओ अपने गेनपा को बताती है कि मैंने अब सॉन्ग के साथ शादी कर ली है और वो बहुत ही खुश है। तो गेनपा को ये जान के बहुत ही खुशी मिलती है और फिर सॉन्ग भी कह देता है कि आप फिक्र मत करो, मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो फिर गेनपा उससे कहते हैं कि अब उसने प्रॉमिस करा है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। सॉन्ग कहता है कि गेनमा की ग्रेव कहाँ पर है, हम उनसे भी जाकर मिल लेते हैं। और फिर जब दोनों अंधेरे में जा रहे होते हैं तो शाओ को डर लग रहा होता है। सॉन्ग कहता है कि लगता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तो फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर वो असिस्टेंट को कॉल लगाकर गाड़ी की लाइट चालू करवा देता है। शाओ कहती है कि तुमने ये मेरे लिए करवाया, थैंक यू। फिर दोनों ग्रैंडमा के ग्रेव के पास बैठकर काफ़ी सारी ग्रैंडमा से बातें करते हैं और यहाँ पर ग्रैंडमा से बातें करने के बाद ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। शॉन्ग ग्रैंडपा को बताता है कि उनकी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, जो भी न्यूली कपल होते हैं वो फैमिली ट्री के पास अपनी विश मांगते हैं। तो शॉन्ग ग्रैंडपा से बताने लग जाता है कि वो शॉन्ग को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो शॉन्ग यहाँ पर मना करने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडपा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि हम गेनपा को भी साथ लेकर चलते हैं। तो गेनपा खुश हो जाते हैं कि ये तो अच्छी बात है, मैं वहाँ अपने पुराने फ्रेंड से मिल लूंगा और तुम दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लोगे। फिर इन लोगों की बातें हो जाती है और गेनपा शाओ से कह देते हैं कि अब से तुम शॉन्ग के साथ उसके घर पर रहोगी, ठीक है। और फिर शॉन्ग जब यहाँ पर शाओ को लेकर बाहर आता है तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करूँ। वो कहती है कि नहीं, मेड कर देगी। शाओ यहाँ शॉन्ग के साथ उसके घर पर आ जाती है और वो उसे नई ड्रेस देता है पहनने के लिए और बता देता है कि उसने उसके नहाने का पूरा अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया है। तो फिर वो कहती है कि हमने आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ली है, तुमने ये सारी चीज़ें अरेंज करी। तो शॉन्ग कहता है कि हाँ, तो अब तुम जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर शाओ अपना पूरा बात इंजॉय करती है और फिर जब वो बाहर निकलती है तो वो गिरने वाली थी। इतने में ही जल्दी से शॉन्ग उसे गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों ही काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं और वो किस करने वाले होते हैं, पर इतने में ही फ़ोन की आवाज़ सुनकर दोनों ही दूर हट जाते हैं और शाओ को यहाँ पर
उसकी फ्रेंड लिसा का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जियान का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो जिया से मिलने जा रहा था और यहाँ पर अभी वो हॉस्पिटल में है ना, तो मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। शाओ अपनी फ्रेंड को कुछ भी करने से मना करती है कि कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, फालतू में प्रॉब्लम में फंस जाओगी, पर वो कॉल को कट कर देती है। तो शाओ शॉन्ग को कहती है कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं वो फालतू की प्रॉब्लम में ना फंस जाए। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में शाओ की फ्रेंड लिशा उसको परेशान कर रही होती है और उसका वीडियो बना रही होती है और उसकी पोल सभी के सामने खोल रही होती है कि ये कितना बड़ा चीटर है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। यहाँ पर जिया इसे रोकने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसी फालतू वीडियो मत बनाओ और यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, पर वो नहीं मानती, इन लोगों का वीडियो बना रही होती है। फिर इतने में ही यहाँ पर शाओ आ जाती है। तो यहाँ पर जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम इस लड़की के साथ मिली हुई हो और ये सब कुछ तुम ही कर रही हो। यहाँ पर लिसा की वजह से पुलिस भी आई होती है। तो शाओ उनसे कह रही होती है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये तो बस मेरी साइड लेने की कोशिश कर रही है और वो बच्चे को तमीज सिखा रही थी, नहीं तो वो बिगड़ रहे थे। तो फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं? तो शाओ बताती है कि वो जो लेटा है ना, वो मेरा नेफ्यू है और मेरी फ्रेंड मेरी जगह उसे एजुकेट कर रही थी, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो फिर जियान गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम किसे अपना नेफ्यू कह रही हो और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर शॉन्ग आ जाता है और वो जियान से कहने लगता है कि तुम कब बड़ों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो गए और क्या तुम अब गूंगे भी हो? पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो फिर जियान को इसके कहने पर बोलना ही पड़ता है कि अंकल और आंटी। और फिर शॉन्ग यहाँ पुलिस ऑफिसर से कह देता है कि आप लोग जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं और फिर शॉन्ग जियान को समझा देता है कि दोबारा अपनी आंटी से डिसरिस्पेक्टफुल बात मत करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा और तुम हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं रहोगे। और फिर यहाँ से जाने के बाद ये लोग शाओ की फ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिशा शाओ से पूछ रही होती है कि आखिर उसने शॉन्ग से शादी कब करी। तो फिर शाओ बताती है कि आज सुबह ही। तो फिर लिशा कहती है कि फिर तो अंकल और आंटी के बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दी। फिर लिशा इन लोगों के साथ ड्रिंक टोस्ट करते हुए इन्हें शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि शॉन्ग शाओ को घर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ उठती है तो वो देखती है कि शॉन्ग ने उसके लिए पहले से ही डिनर रेडी करवा कर रखा होता है और वो इतनी सारी डिशेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि शेफ को तुम्हारा टेस्ट थोड़ी ना पता था, तो फिर उसने हर टाइप का डिश बना दिया है, तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद शॉन्ग शाओ को लेकर स्टडी रूम में आ जाता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि पेंटिंग के अलावा तुम्हारी क्या क्या हॉबीज़ है और तुम्हें जेम्स कलेक्ट करना भी पसंद है। वो कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हें सब कैसे बता देते हैं। और फिर शॉन्ग यहाँ पर शाओ से बताता है कि अब मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा और मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम चलोगी? फिर यहाँ पर वो मान जाती है और फिर वो उसे लेकर अपनी सारी बनाई हुई चीज़ों को दिखा रही होती है और पूछ रही होती है कि वो गिफ्ट में देना सही रहेगा या फिर नहीं। तो शॉन्ग शाओ की तारीफ करता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और सभी को बहुत पसंद भी आएगा। फिर इसके बाद जब दोनों सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तभी शाओ फिर से गिरने वाली होती है और शॉन्ग उसे जल्दी से बचाता है। फिर ये लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं कि शॉन्ग की मॉम और ग्रैंडपा पहले ही इन लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ ही में कुछ और गेस्ट्स भी आए होते हैं। तो शाओ सभी को हेलो करती है और फिर शाओ सभी के साथ डिनर एंजॉय करती है। डिनर के बाद दोनों घर आ जाते हैं और शॉन्ग शाओ से पूछता है कि तुम्हें आज कैसा लगा। तो वो कहती है कि बहुत ही अच्छा और ग्रैंडपा और आंटी तो कितने ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पर फिर वो शॉन्ग से पूछती है कि वैसे क्या हम दोनों का वेडिंग इनविटेशन मैं खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम यही संभालना। और फिर वो अपना शावर लेने चला जाता है। तभी इतने में उसका डोर कोई बजाता है। तो शाओ जाकर दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि यहाँ पर शॉन्ग की मॉम आई होती है और वो यहाँ पर इसके लिए अपनी फैमिली की ज्वेलरी गिफ्ट में लाई होती है और बताने लगती है कि ये उसकी फैमिली की खानदानी ज्वेलरीज हैं और अब से ये तुम्हारी हुई, क्योंकि अब वो उसकी डॉटर इन लॉ है। और वो शाओ से कह देती है कि अब तुम मुझे आंटी नहीं अपनी मॉम कहो। तो फिर शाओ ने मॉम कहती है। शॉन्ग की मॉम शाओ को ये ज्वेलरी देने के बाद यहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि अब तुम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करो, मैं तुम लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर शॉन्ग शावर लेकर बाहर आता है तो शाओ से बताती है कि तुम्हारी मॉम आई थी और उन्होंने ये ज्वेलरी दी है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं कैसे लूँ। वो कहता है कि अगर मॉम ने तुम्हें दी है तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारी है, तो तुम इसे रख लो। फिर वो इसे गुड नाइट बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है
तो शॉन्ग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है और कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ के लिए। तो फिर शाओ कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। शॉन्ग कहता है कि मेरी वाइफ से ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद शॉन्ग अपना ऑफिस जा चुका होता है और उसका असिस्टेंट शाओ को उसका डिज़ाइन रूम दिखा देता है जो कि शॉन्ग ने स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर करवाया होता है। तो ये देखकर शाओ को अच्छा लगता है और फिर वो यहाँ पर शॉन्ग की पेंटिंग बनाने लगती है। फिर इतने में ही यहाँ पर शॉन्ग आ जाता है और वो शाओ को अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। तभी वो उसे पेंटिंग नहीं दिखाती और छुपा लेती है। फिर डिनर करने से पहले शॉन्ग तो शाओ के हाथ को खुद ही पानी से पोंछता है और यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे चोट लगी हुई है। फिर वो बताती है कि मुझे ना स्कूल जाना है, कुछ सामान लेना है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और फिर इसके बाद शॉन्ग अपने साथ शाओ को छोड़ने के लिए जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी यहाँ पर शॉन्ग और उसके असिस्टेंट की नज़र पड़ती है जिया पर, जो कि पहले से ही यहाँ पर शाओ का इंतजार कर रही होती है। असिस्टेंट ये देखकर शॉन्ग को बताने लग जाता है और फिर यहाँ पर जिया जैसे ही शाओ से बात करने के लिए अंदर जा रही होती है तो जल्दी से गार्ड जाकर उसे पकड़ के बाहर लेकर आ जाते हैं और ये शॉन्ग का ही ऑर्डर होता है। वो उसके डैड को कॉल करके यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि अगर आपकी बेटी मेरी वाइफ को परेशान करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि आप उसे खुद ही रोक लो, नहीं तो फिर मैं खुद ही अपने गार्ड्स के जरिए उसे रुकवाऊंगा। तो फिर जिया के डैड तुरंत ही मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शॉन्ग जैसे ही घर आता है तो वो अपनी मेट्स को शाओ के बारे में बातें करते हुए सुनता है कि पहले तो शाओ उसके नेफ्यू की फियांसी थी और अब यहाँ पर वो शॉन्ग से शादी कर ली। ये लोग कहते हैं कि शाओ के रूम में शॉन्ग की पेंटिंग भी थी, इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही शॉन्ग को पसंद करती थी और उन्होंने ज़रूर चीट करी होगी। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ आ जाता है और वो पूछता है कि बॉस इन लोगों को रखना है या नहीं। तो फिर शॉन्ग ऑर्डर देता है कि इन लोगों ने मेरी वाइफ की बुराई करी है, इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ शॉन्ग के साथ मिलकर अपने गेंडपा को सरप्राइज़ देने जाती है। वहाँ हाउसकीपर उसे देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि गेंडपा भी बहुत ही खुश होंगे। शाओ कहती है कि हाँ, अभी गेंडपा को मत बताओ। फिर जैसे ही यहाँ पर वो अंदर जाती है वो देखती है कि उसके गेंडपा कॉल पर बात कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कह रहे होते हैं कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो लोग उनकी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखेंगे। शाओ जैसे ये सुनती है तो वो बहुत ही रोने लगती है और फिर शॉन्ग उसे कंफर्ट करने लगता है और फिर वो उसे हक करके रो रही होती है और बता रही होती है कि मेरी वजह से मेरे ग्रैंडपा मेरी कितनी फिक्र कर रहे हैं। शॉन्ग उसे समझाता है कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो उसे कैंडी भी देता है खाने के लिए। और फिर इसके बाद शॉन्ग यहाँ से चला जाता है। शाओ अपने ग्रैंडपा से मिलने के बाद अपने पुराने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी मिलती है और वो इन लोगों के साथ डिनर करके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। और फिर इसके बाद शाओ का क्लासमेट उसे शॉन्ग के घर तक छोड़ने के लिए जाता है और शॉन्ग जैसे ही बाहर शाओ का इंतज़ार कर रहा होता है तो वो जल्दी से जाकर शाओ के फ्रेंड को दूर करता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मैं खुद ही उठा लूँगा। और फिर वो जाकर शाओ को जल्दी से अपने कोट से कवर करता है और शाओ का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर शाओ उसे बताने लगती है कि आज मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिली थी और बहुत ही ड्रिंक भी कर ली थी और ये लड़का मेरे फ्रेंड का भाई था। और फिर वो शॉन्ग से पूछती है कि तुमने कोई कोट क्यों नहीं पहनी है, बाहर कितनी ठंड है। तो फिर वो कहता है कि वो तो तुम्हारे पास है। फिर शाओ से बताने लगती है कि आज मैंने अपने फ्रेंड से तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और बताया कि मुझे कितना अच्छा हस्बैंड मिला हुआ है। फिर यहाँ पर शॉन्ग शाओ को उठाकर अंदर लेकर जाता है और कहता है कि वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो तो सो जाओ। पर फिर भी यहाँ पर वो उसे नहीं छोड़ रही होती और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और दोनों ही फिर यहाँ पर किस करने लगते हैं। पर फिर बीच में शॉन्ग शाओ को छोड़कर बाहर चला जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते के साथ ही हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड यहाँ पर उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। लास्ट टाइम जब मैंने हॉस्पिटल में आकर वो सारी चीज़ें करी तो जीएन ने मेरे डैड का बिजनेस खराब करने की कोशिश करी, पर शॉन्ग की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होने लगती है कि अब मेरे पास भी कोई है जो अम्ब्रेला लेकर मुझे भीगने नहीं दे रहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ गार्डन में घूम रही होती है कि इतने में ही जीएन आकर उसे साइड में बात करने के लिए ले जाता है और वो उस पर चिल्लाती है कि तुम कर क्या रहे हो और वो जल्दी से अपने फ़ोन में रिकॉर्डर चालू कर देती है। जीएन पूछता है कि ये तुम बताओ कि तुम कर क्या रही हो, तुमने मेरी फेक न्यूज़ फैलाई हो जिसकी वजह से मेरी फैमिली की इमेज इतनी ख़राब हुई है। तो वो कहती है कि ये सब मैंने नहीं, उल्टा जिया ने करी है और तुमने तो उल्टा उसे अलाउ किया था ना मेरी ग्रैंडमा की चीज़ों को ख़राब करने के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुमने मेरे अंकल को कहकर ये सारी चीज़ें करने पर मुझे फोर्स करवाई ताकि मुझे जिया से शादी करनी पड़ जाए। शाओ कहती है
तो क्या हुआ, वैसे भी ये तुम्हारी अब सज़ा है। तो फिर जियन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे अंकल की तरह लॉरेंस कैसे हो गई, तुम तो पहले बहुत ही ज़्यादा जेंटल और काइंड हुआ करती थी। तो शाओ कहती है कि शायद वो इसीलिए, क्योंकि अब मुझे कोई राइट पर्सन मिल गया है। जियन कहता है कि वैसे भी मेरे अंकल यहाँ पर नहीं है और वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो फालतू में उनकी तारीफ़ें मत करो, वो सुनने वाले नहीं है। शाओ कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड की तारीफ़ करने के लिए कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जगह देखने की ज़रूरत है। और फिर शाओ यहाँ से जाने लगती है तो जियन उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, तो वो उस पर चिल्लाती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे सेक्रीफाइस कर सकता हूँ ताकि फिर मेरे अंकल मेरे पीछे ना पड़े। फिर शाओ कहती है कि तुम जिया से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, मैंने उसे टच भी नहीं करा हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरी न्यूज़ का इंतज़ार करो। फिर इसके बाद शाओ शॉन्ग को कॉल करके उससे पूछती है, मैंने जो तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड करी थी क्या तुम्हें मिली। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। फिर शाओ पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो वो कहती है लेकिन इस बार तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद अपना बदला लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम खुद ही करो, बस अपना ख्याल रखना और याद रखना कि मैं हूँ तुम्हारे पास। शाओ कहती है कि लेकिन तुम जितना अच्छा मुझे समझ रहे हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि मेरी वाइफ को उतनी अच्छी होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रहे यही काफ़ी है। और फिर कॉल रखने के बाद शाओ जियान को कॉल करती है और उसे जिया की मॉम की सारी चीज़ें देखने के लिए लेकर चलने बोलती है। और फिर यहाँ जिया के घर पहुँच उसके डैड से बात करती है कि वो जिया और जियन के साथ मिलकर रूम में अकेले में बात करना चाहती है, क्योंकि अब वो मिस्टर शॉन्ग की वाइफ है, तो यानी कि इसकी आंटी हुई और वो ही इन दोनों की अब शादी के बारे में डिस्कस करने आई है। और फिर जैसे ही जिया यहाँ दरवाज़ा खोलती है तो शाओ से बता देती है कि मैं यहाँ तुम्हारी और इसकी शादी के बारे में बात करने आई हूँ, तो फिर मुझे अंदर आने दो। लेकिन वो मना कर रहा होता है तो शाओ से चुप करा देती है और फिर वो जिया से कह देती है कि तुम्हें शावर लेने जाना था ना, तो तुम जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तो जिया भी मान जाती है और उसके जाते ही शाओ तो यहाँ पर उसकी मॉम के सारे कपड़े पर तेल वगैरह गिरा देती है। और फिर जब जिया वापस आती है तो शाओ उसके साथ आर्गुमेंट करती है। जब यहाँ पर दोनों का झगड़ा होने लगता है तो शाओ के प्लान के हिसाब से जिया की मॉम के जो कपड़े थे उनके ऊपर आग लग जाती है और वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो जिया तो इसे चिल्लाने लगती है और फिर यहाँ पर जिया के डैड इस बारे में शाओ से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो सारा इल्ज़ाम यहाँ पर जिया पर लगा चुकी होती है कि उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम के जो कपड़े हैं और वो सारी चीज़ें भी जल गई। फिर यहाँ पर जिया के डैड को यकीन ही नहीं आ रहा होता और वो उल्टा शाओ को चिल्ला रहे होते हैं कि उसके यहाँ पर आने से ही अचानक ये सब कुछ हुआ है। और फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज मंगवा रहे होते हैं, पर जियान ने तो पहले ही उसकी हेल्प कर चुकी होती है और सारी सीसीटीवी वीडियो हटा चुका होता है। इन लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिलता और जिया के डैड गुस्से में उसे रूम में लॉक करने के लिए बोल देते हैं और जिया को चिल्लाने लगते हैं। तो शाओ कहती है कि पहले आपकी बेटी ने मेरी ग्रैंड माँ की चीज़ों को तोड़ी थी, तो मैंने तो बस हिसाब बराबर किया है। फिर वो कहता है कि क्या मिस्टर शॉन्ग को पता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है। इतने में ही यहाँ पर शॉन्ग पहुँच जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि अच्छा, तो आप लोग मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। तो जिया के डैड तुरंत ही सॉरी बोलने लगते हैं कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो शाओ कहती है कि पहले आप मेरे हस्बैंड के नाम पर मुझे धमकी दे रहे थे और आप अपनी बेटी से मुझसे माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं बोले थे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे नेफ्यू के साथ आपकी बेटी की शादी होनी चाहिए, इसीलिए शादी यहीं पर कैंसिल होती है। फिर यहाँ पर जिया के डैड तुरंत ही उससे माफ़ी मांगते हैं, पर फिर भी शाओ यहाँ शॉन्ग के साथ चली जाती है और जियन भी। और फिर बाहर आने के बाद शाओ शॉन्ग से कहती है कि तुम अचानक क्यों आ गए, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं कोई खतरे में नहीं पड़ूंगी और सेफली काम करूंगी। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी और उसकी फोरहेड पर किस करता है। फिर इतने में ही जियान वहाँ आकर पूछता है कि अंकल, क्या आपने शाओ को यहाँ भेजा था मेरी हेल्प करने के लिए। तो फिर शॉन्ग उसे बता देता है कि अब उसे शादी करनी पड़ेगी, अब उसके पास ऑप्शन है दो फैमिली का। तो फिर जियान तो गुस्सा हो जाता है कि मुझे शादी करनी पड़ेगी और यहाँ से चला जाता है। और फिर शाओ यहाँ शॉन्ग को बताने लगती है कि उसने आज कैसे जिया को सबक सिखाई और अपनी ग्रैंडमा का बदला भी लिया। शॉन्ग उसके लिए खुश हो रहा होता है और कहता है कि काश मैं थोड़ा टाइम पहले पहुंच चुका होता तो मैं भी अपनी वाइफ की सारी चीज़ें देख लेता। और फिर शाओ यहाँ खुद ही शॉन्ग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। फिर वो जल्दी से उसे किस कर लेता है। फिर इसके बाद शाओ की स्टूडियो में उसका पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहा होता है और बहुत सारे गेस्ट
गेस्ट आए होते हैं उसकी पेंटिंग देखने के लिए। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ से अपनी टीचर से मिलने जाती है उनकी पेंटिंग जो टूट गई थी उसके लिए सॉरी बोलने के लिए। पर इतने में ही वो देखती है कि पहले से ही शॉन्ग वहाँ पहुँच चुका होता है उसकी जगह टीचर से सॉरी कहने के लिए। और फिर दोनों यहाँ टीचर को अपनी वेडिंग इन्विटेशन देते हैं और इन्वाइट करते हैं। और फिर रात में दोनों डिनर करने के बाद बाहर साथ में स्नोफॉल भी इंजॉय करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वापस घर आने के बाद शाओ तो यहाँ पर शॉन्ग को ही देखी जा रही होती है, तो वो पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। शाओ कहती है कि मैं देख रही हूँ कि मैंने बस जल्दबाजी में मैरिज सर्टिफिकेट ले ली थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। तो शॉन्ग शाओ के हाथ पर किस करता है और कहता है कि थैंक यू। फिर जब दोनों शावर लेने के बाद साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो शाओ शॉन्ग को हक करते हुए सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शॉन्ग शाओ से इस बारे में बात करता है कि अब हमारी वेडिंग होने वाली है तो क्यों ना अब हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिलने जाना चाहिए। शाओ कहती है कि मेरे डैड इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो हम चलते हैं। फिर शॉन्ग शाओ के साथ मिलकर उसके डैड के घर पर जाता है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी होती है और ये लोग यहाँ पर अपना वेडिंग इन्विटेशन देकर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग बाहर डेट पर जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओ शॉन्ग से अपनी चीज़ों को शेयर करती है कि उसके डैड ने पहले तो एक बार उसे के ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला दी थी और किसी आदमी के साथ फंसा दिया था और वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बचकर आई थी। और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में चैन आ गया और दोनों के बीच बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक से वो भी बदल गया। शॉन्ग ये सब कुछ जानने के बाद रोने ही लग जाता है और कहता है कि उसने आज तक बहुत कुछ फेस करी है लेकिन आगे वो ये सब कुछ फेस करने नहीं देगा। फिर दोनों साथ में बाहर स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं और अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। और फिर वेडिंग फोटोशूट के बाद यहाँ पर वो घर पर होते हैं और यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओ शॉन्ग से अपना लव कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत ही लाइक करती है और फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर उसके साथ शाओ और शॉन्ग की गैन वेडिंग हो जाती है। शाओ की ग्रैंडपा भी गैन वेडिंग में आए होते हैं तो वो बहुत ही खुश होती है कि उसकी ग्रैंडपा इस वेडिंग को देख पा रहे हैं। और फिर शाओ और शॉन्ग दोनों ही बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।